अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन. Now we are starting from question number 13, paper 1-1, winter 19. So let's start from question number 13. The first question is write down the number 0.0023 in standard form. In standard form means decimal should come after first non-zero digit. Decimal should come after first non-zero digit. Whenever the examiner is asking you to convert the ordinary number into standard form, it means you need to put your decimal after first non-zero digit. The first non-zero digit in this number is 2. So आपने decimal को 2 के बाद मूव करके लेके जाना है. So it become 2.3. जब डेसिमल को मूव करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं. ठीक है, चाहे पीछे की तरफ मूव करें या आगे की तरफ मूव करें डेसिमल को, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 10. अब हमने कितने डिजिट आगे की तरफ मूव किया है? 1 2 3 4. 4 डिजिट आगे की तरफ मूव किया तो पावर -4. अगर पीछे की तरफ मूव करते हैं तो पावर प्लस में आता है, और आगे की तरफ मूव करते हैं डेसिमल तो पावर माइनस में आता है. ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है. Then B part is evaluate and give your answer in standard form. Evaluate means numbers की addition, subtraction, multiplication and division. As I told you, evaluate means addition, subtraction, multiplication and division. यहाँ पे standard form की evaluation है, तो evaluate करना है तो आपने सबसे पहला step है जो 10 का least power है वो common लेना है. ये 10 power 9 है, ये 10 power 8 है. इसका जो least power है वो 10 power 8 है. तो इन दोनों नंबर में आपने common लिया 10 power 8. इन दोनों नंबर में आपने कॉमन लिया 10 पावर 8. 10 पावर 8 कॉमन लेने के बाद यहां बचा 8 इंटू 10 पावर 9 में से 8 कॉमन आ गया, बचा 10 पावर 1 माइनस 9. 10 पावर 8 पूरा कॉमन चला गया, सिर्फ 9 बचा. नाउ 10 पावर 8, 8 10s are 80 minus 9, it becomes 71 multiply 10 पावर 8. क्वेश्चन में बोला है कि गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर आप यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे तो आपका 1 मार्क जाएगा 100%. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डेसिमल should come after first non-zero digit. The first non-zero digit over here is 7. 7 is the first non-zero digit. डेसिमल अगर नहीं है नंबर में तो वो लास्ट में होता है. तो डेसिमल को 7 के बाद आना चाहिए, मतलब एक नंबर पीछे आना चाहिए. जब डेसिमल को मूव करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं. पीछे की तरफ मूव किया, एक डिजिट पीछे मूव किया तो +1. 10 पावर 8 पहले से मौजूद था. सो आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज 7.1. बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे. 8 + 1 it will be 9. So answer is 7.1 into 10 power 9. So this is the answer. ओके, वो इस दोबारा समझा देता हूं. क्वेश्चन है 8 multiply 10 power 9, 8 multiply 10 power 9 minus 9 multiply 10 power 8. So these are the two terms. एक टर्म ये है और दूसरी टर्म है 9 into 10 power 8. फर्स्ट स्टेप इज इनका जो 10 का लीस्ट पावर है वो कॉमन लेना है. द लीस्ट पावर ऑफ 10 ओवर हेयर, 10 का जो पावर 8 और 9 है इसमें जो छोटा पावर है वो आपने कॉमन लेना है. तो 10 पावर 8 इज द लीस्ट पावर. तो मैंने 10 पावर 8 कॉमन ले लिया. जब मैंने 10 पावर 8 कॉमन लिया तो यहां बचा 8. 10 पावर 9 में से जब 10 पावर 8 कॉमन आ गया तो रिमेनिंग बचा 10 पावर 1. 9 में से 8 कॉमन आ गया, रिमेनिंग बचा 1 माइनस 9. 10 पावर 8 कॉमन आ गया तो सिर्फ 9 बचा. ओके, देन 10 पावर 8 विल रिमेन सेम. 8 10s are 80 minus 9. 80 minus 9 will be 71. 10 power 8 will remain same. Examiner is asking you to give your answer in standard form. Standard form means decimal should come after first non-zero digit. The first non-zero digit is 7. डेसिमल को 7 के बाद आना है. तो डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लास्ट में होता है. अगर डेसिमल नहीं होता किसी नंबर के साथ तो इसका मतलब डेसिमल जो है उसका कहां पे है? लास्ट में है. तो डेसिमल को 7 के बाद लाना है, तो मतलब डेसिमल को एक डिजिट पीछे मूव कर दिया हमने. जब डेसिमल को मूव करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं. एक डिजिट पीछे मूव किया तो पावर -1. जितने डिजिट पीछे मूव करते हैं उतना पावर माइनस में आता है, और जितने डिजिट आगे मूव करते हैं डेसिमल को उतना 10 के ऊपर पावर प्लस में आता है. 10 पावर 8 अपनी जगह पे सेम रहा. 10 पावर 8. नाउ बेसिस सेम है.
10 और 10 बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस कहता है कि जब बेसिस सेम होती है पावर ऐड हो जाते हैं, तो 8 और -1 को जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर आएगा आपका 7। तो दिस इज द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, हर साल आता है ये क्वेश्चन भी, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, the highest common factor of P and Q, the value of P is 2 cube into 3 into 5 square. The value of Q is 2 into 3 square into 5. HCF में कॉमन का जो लीस्ट पावर होता है वो आंसर होता है। 2 पावर क्यूब और 2 1, इन दोनों का इंडेक्स फॉर्म में अगर आप इन दोनों का HCF निकालना है, इनको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आप दोनों ने, तो इन दोनों का जो लीस्ट पावर होगा, कॉमन का जो लीस्ट पावर होगा वो आंसर होगा। तो इन दोनों का जो लीस्ट पावर है वो है 2 पावर 1, 2 पावर 3 और 2 पावर 1 में जो लीस्ट पावर है वो है 2 पावर 1, तो HCF है 2 पावर 1। अगर यही सवाल LCM का बोलता तो LCM में कॉमन का जो बड़ा पावर होता है वो आंसर होता है। LCM अगर LCM निकालने का कहता है इसी चीज का, तो इसका आंसर होता है 2 3 और 2 1 का 2 पावर 3। ओके, देन सेकंड जो कॉमन है इन दोनों में, जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इन दोनों का जो लीस्ट पावर होगा, 3 के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, 1 है, 3 1 और 3 स्क्वायर का जो HCF होगा वो होगा 3 पावर 1। इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूं, 3 और 3 स्क्वायर मींस 9। 3 के फैक्टर्स होते हैं 1 और 3, 9 के फैक्टर्स होते हैं 1 3 और 9। इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों का सबसे बड़ा और कॉमन फैक्टर क्या है, वो है 3, तो 3। इसी तरह से 5 स्क्वायर और 5 का HCF जो होगा, 5 स्क्वायर और 5 पावर 1 का जो HCF होगा वो होगा 5 पावर 1। तो HCF आया आपका 2 3 6 6 5 30। HCF इज 30। HCF का मतलब होता है कॉमन का जो छोटा पावर होगा वो आपका आंसर होगा। LCM का मतलब होता है इंडेक्स फॉर्म में जो कॉमन का बड़ा पावर होगा वो आपका आंसर होगा। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन HCF एंड LCM। देन find the lowest common multiple means LCM of PQ and 21। PQ and 21, अब P है 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, ये P की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। Q है हमारे पास 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 और 21 को जब मैं इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो उसको प्राइम फैक्टर बना के 3 7 जा 7 1 जा, तो इसका आंसर आया 3 1 इंटू 7 1। 21 का क्या प्राइम फैक्टर आया, 3 1 इंटू 7 1। अब LCM के बारे में मैंने क्या बताया था, कॉमन का जो बड़ा पावर होता है दैट इज योर LCM। कॉमन का जो बड़ा पावर होता है दैट इज योर LCM। तो अब अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो इसका मतलब है 2 पावर 0 है, बिकॉज 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 पावर 0 है, यहाँ पे 7 नहीं है तो 7 पावर 0 है, यहाँ पे 7 नहीं है तो 7 पावर 0 है। इन पावर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स इक्वल टू 1। एनी नंबर विच इज पावर 0 इज इक्वल टू 1 और 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब LCM के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो इनमें बड़ा पावर होगा वो LCM होगा। 2 0 2 क्यूब 2 क्यूब 2 और 2 0 में सबसे बड़ा पावर क्या है, इसका सबसे बड़ा पावर है 2 क्यूब, तो इसका जो LCM होगा वो क्या होगा, 2 क्यूब। सिमिलरली 3 3 स्क्वायर और 3, इसमें सबसे बड़ा पावर है 3 स्क्वायर, तो इन तीनों का जो LCM होगा वो होगा 3 स्क्वायर। इसी तरह से 5 स्क्वायर 5 और 5 पावर 0 में सबसे बड़ा पावर है 5 स्क्वायर, ये इसका LCM होगा। इसी तरह से 7 पावर 0 7 पावर 0 और 7 का LCM होगा 7। तो ये आपके पास आ गया 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 7। क्वेश्चन में बोला था गिव योर आंसर
प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो ये मैंने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में आंसर दे दिया। 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर इंटू 7। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं इसके सी पार्ट पे। ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है सी पार्ट जो है इसका। स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट Pn इज अ स्क्वायर नंबर। Pn इज अ स्क्वायर नंबर। आपने n की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है कि P और n जो है ये क्या बन जाए, स्क्वायर नंबर बन जाए। तो स्क्वायर नंबर के लिए पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि स्क्वायर नंबर होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल 36 एक स्क्वायर नंबर है। 36 को जब मैं प्राइम फैक्टर बनाऊंगा तो देखें इसमें 2 का भी पेयर बना है और 3 का भी पेयर बना है। तो कोई भी स्क्वायर नंबर होगा उसके लिए जरूरी है कि उसके पेयर कंप्लीट होने चाहिए। अब p की जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में गिवन है। p की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 क्यूब 3 और 5 स्क्वायर। p की वैल्यू आपने क्वेश्चन से देखनी है, 2 क्यूब 3 और 5 स्क्वायर। आपने n फाइंड आउट करना है, n आपने फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट n फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर नंबर के लिए ये चीज कंपलसरी है कि हर नंबर का पेयर कंप्लीट होना, हर नंबर का 2 बार होना या पेयर कंप्लीट होना कंपलसरी है। अब 2 क्यूब है, इसका मतलब है 2 3 बार है, तो इसका एक पेयर तो कंप्लीट है, इस वाले 2 का पेयर कंप्लीट नहीं है। तो इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए n को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2 से। तो मैं जब n की जगह एक 2 लगाऊंगा तो सेकंड जो रिमेनिंग बच रहा था इसका पेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली 3 एक बार है, अगर हमें स्क्वायर नंबर बनाना है तो 3 का पेयर भी कंप्लीट करना है, तो n की जगह में एक 3 भी लिख दूंगा। ओके, इसी तरह से 5 ऑलरेडी 2 बार है तो इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से पेयर कंप्लीट थे हमारे, 5 का पेयर कंप्लीट था और 2 का पेयर कंप्लीट था। इस वाले 2 का पेयर कंप्लीट नहीं था तो मैंने इसका पेयर इससे कंप्लीट 2 लगा के कंप्लीट कर दिया। इस 3 का पेयर कंप्लीट नहीं था तो इस 3 का मैंने यहाँ पे 3 ऐड किया, मल्टीप्लाई किया इनकी जगह, तो ये 3 का पेयर भी कंप्लीट हो गया। अब देखें हर नंबर का पेयर कंप्लीट है, 2 का पेयर, दूसरे वाले 2 का पेयर, 3 का पेयर और 5 का पेयर। तो स्क्वायर नंबर के लिए पेयर का कंप्लीट होना कंपलसरी है, क्यूब नंबर के लिए हर नंबर का 3 बार होना कंपलसरी है। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो n की जगह क्या आया हमारे पास, n की जगह आया 2 और 3 विच इज इक्वल टू 6। तो अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, n की वैल्यू आ गई 6। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। इन द डायग्राम 3 स्मॉल ट्रायंगल्स आर शेडेड, शेड वन मोर स्मॉल ट्रायंगल टू गिव अ डायग्राम दैट हैज एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। एक लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब आपने इसी जगह शेड करना है कि जब आप शेड करें तो इस डायग्राम का सिमेट्री सिर्फ एक ही सिमेट्री बने, इस डायग्राम की लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो एक ही बने। या आप लोग कोशिश करके खुद कीजिएगा, हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली करके चेक करना। इसका बी पार्ट, in the diagram the 3 triangles and circle form a figure that has a rotational symmetry of order 3। order 3 रोटेशनल सिमेट्री मतलब इसको 360 घुमाने में 3 बार इसकी शेप सेम शेप आ रही है। सेम शेप कब आएगी, जब ये ट्राइंगल घूम के यहाँ आ जाएगा, जब ये ट्राइंगल घूम के यहाँ आ जाएगा, इन 3 जगहों पे शेप जो है वो रिपीट होगी। गॉट इट, मतलब हर 120 डिग्री के बाद इसकी शेप रिपीट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, माने जब ट्राइंगल इस जगह पे आएगा तो शेप रिपीट होगी, इस जगह पे आएगा तो शेप इसकी रिपीट होगी। ठीक है, क्योंकि इनके जो मेजरमेंट होंगे वो सेम होंगे, तभी इसकी शेप जो है वो इन जगहों पे रिपीट होगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 का मतलब ये होता है कि 360 घुमाने में 3 बार यही शेप आनी चाहिए, सेम शेप। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बता दिया है कि इन द डायग्राम 3 ट्रायंगल्स एंड द सर्कल फ्रॉम अ फिगर दैट इज द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है, ये जो पॉइंट, ये जो लाइन में हाईलाइट कर रहा हूँ येलो हाइलाइटर से, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। जब रेडियस से कोई ट्राइंगल बन रहा होता है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। इसका मतलब ये 2 साइड एक जैसे हैं। जब 2 साइड एक जैसे होंगे तो उनके ऑपोजिट एंगल भी, जैसे इसके अगर ऑपोजिट में x है तो इसके ऑपोजिट में भी x होगा। सो दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं।
मुमताज, इसकी या तो मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, इसमें घुमा चेक करना पड़ेगा बार बार। आप लोग कोशिश करना रोटे, और लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है ऐसी लाइन बनाएं कि वो शेप को इक्वली डिवाइड करे, ठीक है। अच्छा जी, सो आपके पास ये आ गया 88 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 88 प्लस एक्स तीनों एंगल का सम जो होगा ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री होता है। 2x 88 इधर जाके हो जाएगा -88। x इज इक्वल टू 180 में से 88 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा हमारे पास 92। 2 यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। x विल बी इक्वल टू 4 6 x इज इक्वल टू 46। तो एक आंसर हमारे पास आ गया 46। अब हमें y मालूम करना है, तो 88 प्लस वाई प्लस 88 प्लस वाई प्लस 88 प्लस वाई। तो यहाँ पे 88 एंगल एट अ पॉइंट, ये पूरा सर्किल बन रहा है, ये पूरा सर्किल बन रहा है, तो ये प्रॉपर्टी होती है एंगल एट अ पॉइंट देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। 88 प्लस 88 प्लस 88, 3 88 है और 3 वाई है, वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 360। इसको सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई। नाउ सेट्स एंड वेन डायग्राम। सो मैंने लास्ट क्लास में भी इसको डिटेल डिस्कस किया था कि पहले आपने देखना है कॉम्प्लीमेंट किस पे है, आपने शेड करना है डायग्राम को, ठीक है। आपने ये सेट नोटेशन आपके पास गिवन है, इसको देखते हुए आपने वेन डायग्राम में शेड करना है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है पहले आपने वो देखना है, ब्रैकेट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है ए और बी दोनों शेड नहीं होंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये काउंट नहीं होंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट होता तो इसका मतलब है ए और बी में जो कॉमन है वो शेड नहीं होंगे। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए और बी दोनों मिला के शेड नहीं होंगे। उसके बाद साइन है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का मतलब होता है अगर दो फंक्शन के दरमियान में इंटरसेक्शन है, इसका मतलब है सर्किल के बाहर का हिस्से भी, बाहर का हिस्सा भी, सर्किल से बाहर का हिस्सा भी शेड नहीं होगा, ठीक है। तो फिर कौन सा ऐसा शेड होगा, ए और बी भी नहीं होंगे, सर्किल के बाहर का हिस्सा भी शेड नहीं होगा, तो कौन सा होगा, सिर्फ सी का जो बाकी हिस्सा बच रहा है वो शेड होगा, जो मैं अभी कर रहा हूं। सिर्फ ये हिस्सा शेड होगा। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए और बी दोनों शेड नहीं होंगे, ए और बी दोनों शेड नहीं होंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब ये जो बीच में दोनों फंक्शन के दरमियान में इंटरसेक्शन है, उल्टा यू जो है इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है सर्किल्स के बाहर का हिस्सा भी शेड नहीं होगा। सी मतलब सिर्फ वो हिस्सा शेड होगा जो सी में बचता है अब, ठीक है। तो ये तो तरीका है आपके पास शेड करने का, मैंने लास्ट क्लास में भी इसको डिटेल में समझाया था, ठीक है। आप लोग लास्ट लेक्चर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, मतलब लास्ट ईयर का जो पेपर मैंने डिस्क्राइब किया था। यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है, टी आपके पास गिवन है, वी आपके पास गिवन है। सबसे पहले बोला वी कॉम्प्लीमेंट, टी इंटरसेक्शन वी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले मैं वी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। वी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से वी को हटा दो, मतलब वी के अलावा बाकी सब। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये यूनिवर्सल सेट है। इसमें से माइनस करना है मुझे वी सेट को। वी सेट है ए बी सी डी, ए बी डी, सी नहीं है, ए बी डी जी एच आई, ये हमारे पास है सेट वी। अब यूनिवर्सल में से वी माइनस कर दूंगा, ए माइनस कर दिया, बी माइनस कर दिया, डी माइनस कर दिया, जी माइनस कर दिया, एच माइनस कर दिया और आई माइनस कर दिया। तो वी कॉम्प्लीमेंट में क्या बचता है हमारे पास, वी कॉम्प्लीमेंट में बचता है हमारे पास सी ई एफ, सी ई एफ और जे, ये सेट हमारे पास बचते हैं वी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए बी डी जी, ए बी डी जी एच और आई हटा दिया तो क्या बचता है सी ई एफ और जे, ठीक है। तो टी मतलब डी, टी सेट क्या है, टी सेट क्या है आपके पास, है आपके पास बी डी एफ एच और जे। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन माने कॉमन, वी कॉम्प्लीमेंट
वी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया, मैंने वी कॉम्प्लीमेंट अलग से निकाला, CEFJ, CEF और J। अब आपने देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है F, इन दोनों में कॉमन है J। तो आपका आंसर आएगा F और J। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब उल्टा यू का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, उल्टा यू मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अगर सीधा सिंपल यू होता तो इसका मतलब होता अरेंजमेंट, तो आपने फिर अरेंजमेंट करके लिखना था, तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद सवाल है एन ब्रैकेट टी यूनियन वी, टी यूनियन वी मतलब है अरेंजमेंट ऑफ सेट टी एंड सेट वी। एन का मतलब है तादाद बतानी है उसकी, लिस्ट नहीं बनाना। एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि आंसर में आएंगे, उसकी आपने तादाद लिखनी है। तो टी यूनियन वी मतलब टी और वी को अरेंज करके लिख दो, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं टी और वी को अरेंज करके, ए वी में और बी, फिर डी रिपीट नहीं होते हैं सेट के अंदर एलिमेंट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद एफ, डी आ चुका है, फिर एच, फिर जी, आज ए बी सी डी, जी एच, जी एच, आई और जे, तो ये सारे एलिमेंट आ गए। जितने भी इसके अंदर थे वो सारे मैंने तरतीब करके लिख दिया। भाई आंसर में कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट आए। तो यू नीड टू राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन वी। टी और वी को अरेंज करके लिखा, फिर उसके आंसर्स को काउंट करना है कि उसके अंदर आंसर में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम 17 इनइक्वालिटीज पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज। अच्छा जी, इनइक्वालिटीज में आपके पास देखो, डायग्राम shows the lines x plus y is equal to 8, y is equal to 1 upon 2x, x is equal to 0 and y is equal to 0, these are the four lines, ठीक है। अब आपके पास जो इनइक्वालिटी गिवन है वो है y is lesser than minus x plus 8, y is lesser than minus x plus 8, अरेंज कर दिया मैंने, x को उधर ले गया minus x plus 8, y is lesser than 1 upon 2x और y is greater than 0। अब वो बोल रहा है कि इन तीनों इनइक्वालिटीज के बाद जो आपके अल्फाबेट लेबल, राइट डाउन द लेबल ऑफ द रीजन विच इज डिफाइंड बाय दीज थ्री इनइक्वालिटीज। इन तीन इनइक्वालिटीज के बाद जो बचता है आंसर वो आपने लेबल करना है। सबसे पहले इनकी लाइन आइडेंटिफाई करनी है, y इज लेसर देन माइनस एक्स प्लस 8, एक लाइन, दो लाइन और ये तीन लाइन और ये चार लाइन, इन चारों लाइन में जो नेगेटिव ग्रेडियंट है वो सिर्फ इस लाइन का है, y लेसर देन माइनस एक्स प्लस 8, ठीक है। इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और फॉलिंग लाइन है तो नेगेटिव ग्रेडियंट है। लेसर देन का मतलब है कि इसके जो ऊपर वाले आंसर हैं वो काउंट नहीं होंगे, मैं ब्लैक से इसको मैं ब्लैक से कैंसिल कर रहा हूँ, जो इसके ऊपर वाले अल्फाबेट है वो काउंट नहीं होंगे, इसके जो नीचे वाले आंसर है वो सारे काउंट होंगे। लेसर देन का मतलब ये होता है कि ऊपर वाला आंसर नहीं है, आंसर जो है वो नीचे मौजूद है लाइन के, तो मैंने लाइन के नीचे वाले आंसर को कंसिडर कर लिया, ऊपर वाले आंसर नहीं आ सकते तो मैंने उनको कैंसिल आउट कर दिया। फिर उसके बाद लिखा हुआ y इज लेसर देन हाफ एक्स। अब हाफ एक्स वाली लाइन जिसका इंटरसेप्ट 0 हो वो लाइन ये है, y इज लेसर देन हाफ एक्स, इसकी लाइन ये है, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है, ग्रेडियंट इसका पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट इसका 0 है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। सो y इज लेसर देन हाफ एक्स का मतलब है लाइन के नीचे वाला हिस्सा काउंट होगा, ऊपर वाला काउंट नहीं होगा। तो इस लाइन से जो ऊपर है, मतलब ये लाइन है, इस लाइन से जो ऊपर वाला हिस्सा वो मैंने कैंसिल कर दिया, सारा सब चीजें कैंसिल कर दी, इस लाइन के ऊपर वाला कोई भी आंसर काउंट नहीं होगा। फिर तीसरी बारी में कह रहा है y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एक्स एक्सिस को कहते हैं, मतलब y इज ग्रेटर देन 0 की ये लाइन है, ये y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को कहते हैं, ये लाइन है। तो इस लाइन से ऊपर वाला हिस्सा काउंट होगा, लाइन के नीचे जो भी है मैंने कैंसिल कर दिया, लाइन के नीचे जो भी हो मैंने कैंसिल कर दिया। तो अब क्या बच रहा है सब कुछ कैंसिल करने के बाद, अब जो रीजन बच रहा है वो ये है, सब कैंसिल होने के बाद। तो ये वो रीजन है जो आपने डिस्क्राइब करना था, ये आंसर है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी।
रीजन जी आपका बच्चा डिफाइन कर रहा है इन तीनों इनइक्वालिटीज को, रीजन जी डिफाइन कर रहा है। तो इनइक्वालिटी का भी वीडियो मौजूद है, आप लोग उसकी वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अच्छा जी, नाउ राइट डाउन ऑल द इनइक्वालिटीज विच डिफाइन रीजन ई, जो रीजन ई को डिफाइन कर रहा है। मैं ये सारा मिटा रहा हूँ, मुझे दोबारा से रीजन डिफाइन करना है। आप लोग इस तरह से नहीं कीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा ताकि मिटा सकें। हमारे पास 4 इक्वेशन है। ये इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब देखो e जो है, अब देखो e जो है वो इस लाइन से, e जो है वो इस लाइन से ऊपर है या नीचे है? e जो है वो इस लाइन से ऊपर है, सो यू नीड टू रिप्लेस इक्वल्स टू बाय ग्रेटर देन 8। तो ये लाइन मैंने कन्वर्ट कर दी इनइक्वालिटी में e को डिस्क्राइब करने के लिए। मुझे e को डिस्क्राइब करना है, क्वेश्चन में ये बोला है रीजन e को डिस्क्राइब करना है, तो पहली लाइन की इक्वेशन बन गई। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/2x। अब आपने इक्वल्स टू हटा के इनइक्वालिटी लगाना है। अब ये लाइन है, ई जो है वो इस लाइन से ऊपर है या नीचे है? अगर इस लाइन से ऊपर होगा तो ग्रेटर देन, अगर इस लाइन से नीचे होगा, जो स्केल से मैं शो कर रहा हूँ, इस लाइन से नीचे होगा तो लेसर देन। तो ई मुझे इस लाइन से ऊपर नजर आ रहा है, तो मैं इक्वल्स टू हटा के लगाऊंगा ग्रेटर देन 1/2x। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास तीसरी लाइन है x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कहते हैं y एक्सिस को, ये वाली लाइन x इज इक्वल टू 0। अब e जो है वर्टिकल लाइन में आपने राइट और लेफ्ट देखना होता है। e जो है वो लाइन के राइट पे है या लेफ्ट पे है? e जो है मुझे इस लाइन के स्केल के राइट पे नजर आ रहा है, तो x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0, ये तीसरी इनइक्वालिटी हो गई। उसके बाद है मेरे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस को कहते हैं, y इज इक्वल टू 0। अब e जो है वो इस लाइन से ऊपर है या नीचे? मुझे इस लाइन से ऊपर नजर आ रहा है, e स्केल जो मैंने रखा हुआ है e इसके ऊपर है, तो y इज ग्रेटर देन 0। तो ये थी इनइक्वालिटीज जो आपने पुट करनी है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। ठीक है बेटा, सो ये था इनइक्वालिटी की बातें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है स्टेटिस्टिक्स, हिस्टोग्राम, सॉरी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं फिर आप लोग क्वेश्चन खुद करना, उसके बाद अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं समझा दूंगा। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 120 का डेटा है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मीडियन मालूम करने का कह रहा है, तो टोटल डेटा 120 का है। 140 तक ग्राफ बना हुआ है, इसको नहीं कंसीडर करना, ये कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। आपका डेटा जो है वो 120 तक है, ये देखें, ये डेटा जो है वो 120 तक है। ठीक है, सबसे पहले बोला मीडियन, तो मीडियन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? मीडियन इज द वैल्यू ऑफ x एट हाफ ऑफ डेटा। डेटा 120 का है, 1 हाफ ऑफ 120 इज इक्वल टू 60। तो 60 इज नॉट योर आंसर। द वैल्यू ऑफ x एट 60 विल बी योर आंसर। तो 60 पे वैल्यू ऑफ x क्या आ रही है? सिक्सटी पे यहां कट कर रहा है, 60 पे x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 501। सो मीडियन हमारे पास आया 501, पहला आंसर आया 501। उसके बाद है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज मींस अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल मींस द वैल्यू ऑफ x एट 3/4 ऑफ डेटा। अब डेटा 120 का है, उसका 3/4 ऑफ 120 कितना होगा? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 का 0, 90। 90 इज नॉट योर आंसर। फिर से बता रहा हूं, आपने 90 पे x की वैल्यू देखनी है।
ये 90 पे x की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एट 90, 90, 80 और 100 के बीच में 90 पे x की वैल्यू ये आ रही है। यहाँ पे आंसर आ रहा है, इसमें आपको रेंज नहीं गिवन होगी, ये बता दूं, 502। तो अपर क्वार्टाइल आपका आ रहा है Q3 502, 502 इज योर अपर क्वार्टाइल। अब लोअर क्वार्टाइल Q1, इसकी डेफिनेशन है द वैल्यू ऑफ x एट 1/4 ऑफ डेटा, माने 1/4 ऑफ डेटा। अब 1/4 ऑफ डेटा मींस 1/4 ऑफ 120, 4 1 जा 4 30 जा, तो आंसर है 30। 30 आंसर नहीं है, द वैल्यू ऑफ x एट 30 वो आपका आंसर है। तो 30 पे x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 30 ये रहा, 20 और 40 के बीच में ये आ रही है 30 पे। आंसर आ रहा है 500.2, 500.4, 500.6.8 और 501, 500.4। तो आ रहा है आंसर हमारे पास 500.4, 500.4। ओके, नाउ इनका जो डिफरेंस आएगा 502 और 500.4 का, वो आएगा 1.6। तो ये आपका आया इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या आया ये आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज, मींस अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। Q3 मींस अपर क्वार्टाइल, Q3 मींस अपर क्वार्टाइल और Q1 मींस लोअर क्वार्टाइल। तो इनका डिफरेंस आया 1.6। द मेजरिंग स्केल यूज्ड वर फॉल्टी, जो इसका आंसर को मेजर करने के लिए स्केल यूज किया, फॉर एग्जांपल वो फॉल्टी था, ठीक है। द मेजर्ड मासेस वर ऑल 0.8 ग्राम मोर देन द एक्चुअल मास, जो एक्चुअल आंसर है उससे 0.8 ज्यादा आंसर आ रहा है इसके अंदर। राइट डाउन द मीडियन एंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द एक्चुअल मासेस। तो मीडियन हमारे पास आया था 501, जो कि 0.8 ग्राम ज्यादा है। जो मेजर्ड मास है, जो मेजर्ड हमने ऊपर मासेस मेजर्ड किए, वो 0.8 ग्राम मोर देन द एक्चुअल मासेस है। तो बताओ एक्चुअल मीडियन क्या था। एक्चुअल, अगर ये हमारा स्केल जो था वो फॉल्टी था और इससे 0.8 ज्यादा आया है, तो एक्चुअल क्या होगा, 500.2। 501 में से 0.8 माइनस करूंगा तो 500.2, ये इसका एक्चुअल मीडियन आ गया। फिर उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज एक्चुअल क्या होगा। अच्छा, इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या फर्क आएगा, मींस अगर अपर क्वार्टाइल 1.8 ज्यादा आया है तो लोअर क्वार्टाइल भी 0.8 ज्यादा आएगा। जब दोनों 0.8 ज्यादा आएंगे तो डिफरेंस जो होगा उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो 1.6 ही रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अपर क्वार्टाइल आ रहा है Q3 502, अगर ओरिजिनल होता तो ये होता 501.2, और लोअर क्वार्टाइल आ रहा है आपका 500.4, अगर ओरिजिनल होता तो ये आपका होता 0.8 कम कर दिया मैंने, 499.6। अब इन दोनों का अगर मैं फर्क निकालूंगा 499.6 और 501.2 का, 501.2 और 499.6 का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो भी 1.6 ही आएगा। मीडियन में फर्क आ सकता है, लेकिन इंटर क्वार्टाइल रेंज में, क्योंकि अपर क्वार्टाइल में भी फर्क आएगा, लोअर क्वार्टाइल में भी फर्क आएगा, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो जब मैं माइनस करूंगा तो सेम आंसर आएगा। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, 499.6 आंसर आ रहा है 1.6 सेम। ओके, सो फंक्शन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ये आपने खुद करना है। इसके बहुत सारे मैंने इसके भी एग्जांपल सॉल्व कराई हुई हैं। मैंने लास्ट क्लास में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब किया था लास्ट लेक्चर में, वो देखें और उसको देख के ये करें। अब जैसे मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरह होता है। बोला रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रोइंग 4 इज 0.2, 4 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.2 है। इसका मतलब है 4 की प्रोबेबिलिटी जो आप निकालते हैं ना, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, पी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 300। 4 की जो फ्रीक्वेंसी, अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, टोटल में से, तो पी अपॉन 300। अब इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है वो है 0.2। अब आपने पी की वैल्यू निकालनी है तो 0.2 इंटू 300, तो 0.2 मतलब 2/10, 2/10 इंटू 300, 0 से 0 कैंसिल, 32 60, तो पी की वैल्यू आएगी 60, ठीक है।
तो इसी तरह से अगर आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है तो वो आप निकालें खुद से। किस तरह से निकलेगी टोटल क्यू आप निकालोगे, पहले पी की वैल्यू आई 60 आपके पास, सबको प्लस करो, 300 से माइनस करो, क्यू आ जाएगा। फिर क्यू को, जो क्यू का आंसर आएगा उसको आप डिवाइड, बस क्यू निकालना है सिंपल, सबको प्लस करके 55 प्लस 42 प्लस 45 प्लस पी की वैल्यू 60 आई प्लस 50 प्लस क्यू इज इक्वल टू 300। टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 300 है। इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे। हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट थ्रो टू व्हेन 1000 टाइम्स अगर फेंके तो, अगर 300 बार फेंका है थ्रो, डाइस को अगर 300 बार थ्रो किया है तो 242 टाइम्स आ रहा है। 300 बार में से 242 टाइम्स आ रहा है, तो 1000 बार थ्रो करने में 2 कितने टाइम्स आएगा, ये रेशो